आप सबका आपका अपना चैनल सीजी शिक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 11 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका श्री गणेश करने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर का विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का हम लोग इसका श्री गणेशाय नमः करने वाले हैं। फिलहाल बेसिकली इसके जो पिछले वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। वास्तव में विकिरण होती क्या है और द्रव्य की द्वितीय प्रकृति ड्यूअल नेचर किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग रेडिएशन एंड मैटर के बारे में जानने वाले हैं। क्लियर? तो किसी भी चैप्टर की बात है कि उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या करना है, बेसिक इंट्रोडक्शन जाना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 11 के बेस पे फिजिक्स के बेस पे हम लोग भौतिक प्रवस्थाओं का उसका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रवस्थाओं के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए बेसिकली अब हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। भाई जान पहचान बढ़ाना है तो इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। उसी जान पहचान के तहत में हम आगे की कार्यवाही करते हैं कि किसके साथ किस मैटर पे किस बात को करनी है, वह किस तरीके से आप लोगों के पदार्थ के प्रवस्था पर किस तरीके से वह भिन्न होती है, एक दूसरे से किस तरीके से अटैचमेंट होती है, इसको हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बेस पे हम लोग 11 चैप्टर के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। भाई परिचय करना बहुत ही जरूरी होता है भाई। उसी जब तक परिचय नहीं होगा तब तक कोई चाय नाश्ता नहीं देगा आपको, ठीक है? तो इसलिए परिचय करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? नहीं तो आप लोग भूखा मर जाएंगे भाई, ठीक है? तो प्रकाश की तरंग प्रकृति की तरह हम लोग देखेंगे। तो जान पहचान बढ़ाना है तो परिचय जानना जरूरी है। परिचय जानते हैं भाई। चलिए तो ये बात है सन 1887 की, ठीक है? अब आप लोग सामाजिक विज्ञान में मत चले जाइएगा, ठीक है? एसएसटी में इतिहास में नहीं जाना है भाई आपको। हम फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। भौतिकी के अंतर्गत भौतिक शास्त्री के बारे में हम लोग जानना है, भौतिक घटनाओं के बारे में, भौतिक प्रवस्थाओं के बारे में जानना है भाई। क्लियर? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हमको नहीं जानना है भाई। तो चलिए प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने का मुख्य श्रेय, देखिए प्रकाश की तरंग को, प्रकाश की जो तरंग है उसकी प्रकृति को स्थापित करने का मुख्य श्रेय सन 1887 में विद्युत चुंबकीय किरणों की उत्पत्ति एवं संसूचना पर आधारित मैक्सवेल के समीकरणों एवं हर्ट्ज के प्रयोगों को जाता है। ये ग्लेन मैक्सवेल, आपका जो क्रिकेट खिलाड़ी है, ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है जो आप लोग आईपीएल मैच में देखते हैं भाई। ये हमारा भौतिक शास्त्री है मैक्सवेल और हर्ट्ज, ठीक है? तो परिचय के बेस पे हम लोग ये चीज जानते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने का मुख्य श्रेय, जैसे बोलते हैं ना कि इस कार्य का श्रेय, मुख्य श्रेय इनको जाता है, इस कार्य का श्रेय मुख्य श्रेय इनको जाता है। इस तरह के जैसे गांव में आपके सरपंच वगैरह रहते हैं, विधायक रहते हैं, जो भी डीडीसी वगैरह रहते हैं, उनके द्वारा में कुछ भी निर्माण कार्य कराया जाता है आप लोगों के गाँव में, तो उसमें लिखाया रहता है कि इनका मुख्य श्रेय माननीय श्री या श्रीमती, इस टाइप से आप लोगों को लिखाया रहता है, देखे होंगे वहां पर। क्लियर? कि इनका श्रेय इनको जाता है, इसके लिए लागत मूल्य इतना 5 लाख लागत मूल्य है, इस तरह से लिखाया रहता है ना। जबकि जो उसके द्वारा 50,000 का काम होता है भाई साहब, 5 लाख लिखाया रहता है, जानते तो हो आजकल के दुनिया में। तो उसी के बेस में यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने के लिए, क्लियर, प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने के लिए मुख्य श्रेय सन 1887 में, ठीक है, किसको? प्रकाश की तरंग प्रकृति। देखिए यहाँ पर प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने के लिए मुख्य श्रेय सन 1887 में विद्युत चुंबकीय किरणों की उत्पत्ति एवं सूचना पर आधारित मैक्सवेल के समीकरणों के लिए और हर्ट्ज के प्रयोग के आधार को दिया जाता है। इनका मुख्य श्रेय इन दोनों वैज्ञानिकों के बेस पे इन दोनों को दिया जाता है भाई। 19वीं सदी के अंत में, अब 1887 के बाद में लगभग 13 साल बाद, ठीक है, 13 साल बाद, अगर 13 साल बाद देखा जाए तो आप लोग उसमें क्लास 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 19वीं सदी के अंत में, अब कितने सदी के अंत में भाई? 19वीं सदी के अंत में, ठीक है? हम लोग 21वीं सदी के अंत में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो 19वीं सदी के अंत में विसर्जन नलिका में, देखिए केमिस्ट्री की भाषा में इसको आप ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं भाई। जब भी आप लोग लैब जाते हैं, केमिस्ट्री लैब जाते हैं वहां पर, ठीक है, केमिस्ट्री लैब के बेस पे, तो विसर्जन नलिका में गैसों पर कम दाब पर विद्युत चालन, देखिए यहाँ पर चालन, जो देखिए विद्युत चालन अथवा विद्युत विसर्जन, अथवा यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए विद्युत विसर्जन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद्युत विसर्जन पर किए गए प्रायोगिक परिणामों के आधार पर कई अनुसंधान हुए, कई क्या हो गए
अनुसंधान हुए। रोंटजन ने 1895 में, रोंटजन ने 1895 में, ठीक है, 1887 में आप लोग 7 साल के बाद देखते हैं भाई, तो 7 साल के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो रोंटजन ने 1895 में एक्स किरणों की खोज की। किसकी खोज की? एक्स किरणों की खोज की, जिसके कारण हम लोग अपने अंदर में जो भी फ्रैक्चर्स वगैरह रहते हैं, जो भी हड्डियों के मामले में, तो उसके लिए हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं कि हमारा वास्तव में कहाँ की हड्डी, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए एक्सरे करवाया जाता है। और इसी रोंटजन के बेस पे आप लोग एक्सरे अभी के डेट में करा सकते हैं। कहीं पर आप एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं, कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त होता है, आपके बॉडी में किस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है, आपके हड्डी में किस तरीके से टर्निंग आया है, हड्डी का कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, इसका पता लगाने के लिए हम लोगों को एक्सरे कराया जाता है। और इसी एक्सरे के माध्यम से जो रोंटजन ने दिया था, इसी के बेस पे बहुत सारे हमारे जो चिकित्सा वैज्ञानिक क्षेत्र है, जो भी हमारा चिकित्सा क्षेत्र, बहुत सारी उन्नति किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। क्लियर? तो रोंटजन ने 1895 में एक्स किरणों की खोज की, एक्स किरणों की खोज की, तथा जे थॉमसन द्वारा 1897 में, सर जे थॉमसन द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन को भी खोज की, परमाणु संरचना को समझाने का मुख्य योगदान दिया गया। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद हम परमाणु संरचना का मुख्य योगदान किसको दे दिया गया? सर जे थॉमसन को दे दिया गया। ठीक है, तो परिचय के बेस पे हम लोगों ने यह देख लिया। देखिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, तो चलिए साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लिखते हुए, प्रॉपर लाइन पे, प्रॉपर प्लेस पर, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको क्लीन एंड क्लियरिटी के साथ, एकदम ब्रांडेड हैंडराइटिंग के साथ, एचबी पेंसिल के साथ, अप्सरा पेंसिल यूज करते हुए डायग्राम को बनाना है भाई। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में अगर हमको इस चीज को जानना है तो क्लियर। तो क्लीन एंड क्लियरिटी आपके जो भी लेखन शैली उसमें रखनी है, क्योंकि अगर आप लोग केवल ओरली बोल करके मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि हमको जितना भी मार्क्स लाना रहता है रिटर्न बेस पे लाना रहता है, मतलब लिखित अवस्था में लाना रहता है, इसलिए आपको हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए भाई, और सुस्पष्ट, सुसंदर्भित होनी चाहिए, सुव्याख्या पूर्ण होनी चाहिए भाई। क्लियर? तो चलिए पहला देखते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति को। तो यहां पर देखिए 1897 में, यहां पर देखिए 1897 की बात करते हैं भाई, 1897 की बात करते हैं हम लोग भूतकाल में चले 1887 है यार, 1897 में बोल दे रहा हूँ भाई, 10 साल और आगे चल दे रहा हूँ। 1887 की बात है, ये बात उस समय की है भाई। किस समय की बात है? 1887 की बात है, 1887 की बात है, जब प्रकाश की तरंग प्रकृति को, जब प्रकाश की तरंग प्रकृति को, किसको? प्रकाश की तरंग प्रकृति को, किसको? प्रकाश की तरंग प्रकृति को, 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 देखिए प्रकाश की तरंग प्रकृति का मुख्य श्रेय किसको जाता है भाई? तो मैक्सवेल के समीकरणों को जाता है। किसको जाता है? मैक्सवेल के समीकरणों को जाता है। किसको जाता है? मैक्सवेल के समीकरणों को जाता है। किसको जाता है? मैक्सवेल के समीकरणों को जाता है भाई। चलिए तो इसकी प्रकृति को देखते हैं भाई। तो प्रकृति का जो श्रेय होता है वो मैक्सवेल और हर्ट्ज को जाता है भाई। किसको जाता है? मैक्सवेल के समीकरण और हर्ट्ज को जाता है। मैक्सवेल एवं हर्ट्ज इसको जाता है भाई। ठीक है, तो चलिए ये 1887 की बात है। कब की बात है भाई? 1887 की बात है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 19वीं सदी के अंत में विसर्जन नलिका में, 19वीं सदी के अंत में विसर्जन नलिका में, देखिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट। 19वीं सदी की बात है भाई। कब सदी की बात है? 19वीं सदी की बात है। चलिए 19वीं सदी के बाद है तो कितना हो जाता है? विसर्जन नलिका में। किस नलिका में भाई? विसर्जन नलिका में। केमिस्ट्री में आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, विसर्जन नलिका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो विसर्जन नलिका के बेस हम लोग देखे थे। इसके बाद इसके प्रायोगिक परिमाणों के आधार पर कई अनुसंधान हुए। तो रोंटजन ने 1895 में, रोंटजन ने 1895 में, 1895 में, 87 के बाद आ गया 95। देखिए भाई सन 1895 में, सन 1895 में किसने? रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। नाम को याद रखिए भाई, नाम याद है तो बाकी सब याद है। आपको नाम याद होनी चाहिए भाई, कौन कितना रुपया लिया है। याद नहीं है तो भाई कौन देगा आपका पैसा, वापस कौन करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों की खोज को याद रखना है और नेम को याद रखना है। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। किस किरणों की खोज की थी? एक्स किरणों की खोज की थी। जब भी आप लोगों का हड्डी फ्रैक्चर होता है, कहीं पर चोट लगता है तो याद कर लेना, रोंटजन भाई ने हमारे लिए बहुत मदद की है भाई, तभी तो हम लोग हड्डी का फ्रैक्चर है इसको पता कर रहे हैं। ठीक है, तो रोंटजन ने 1895 में एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, किस किरणों की खोज की थी? एक्स किरणों की खोज की थी। क्लियर? चलिए इसके बाद 2 साल बाद 1897 में आ जाओ भाई, ज़्यादा नहीं जाना है भाई, 2 साल की बात है भाई। ठीक है, 1897 में आ जाओ।
1897 में आ जाओ। अब ये भाई साहब सर जे थॉमसन के पास आ जाओ भाई। ये सर जे थॉमसन क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखते हैं। सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि ऋण आवेशित होता है। जान रहे हैं भली भांति इस चीज़ को। ये है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर? तो इतने लाइन में जो सार तत्व है वो आप लोगों का सार तत्व ये 4 लाइन है। देखिए परिचय के माध्यम से हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने का मुख्य श्रेय सन 1887 में विद्युत चुंबकीय किरणों की उत्पत्ति एवं ससूचना पर आधारित मैक्सवेल के समीकरणों एवं हर्ट्ज के प्रयोगों को जाता है। 19वीं सदी के अंत में विसर्जन नलिका में गैसों में कम दाब पर विद्युत चालन अथवा विद्युत विसर्जन पर किए गए प्रायोगिक परिणामों के आधार पर कई अनुसंधान हुए। रॉन्टजन ने 1895 में एक्स किरणों की खोज की तथा जे थॉमसन द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो मुख्य पॉइंट ये है, इसको नोट डाउन करते जाइए भाई आप लोग अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जितना ज्यादा आप लोग नोट करते जाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। क्लियर? एग्जाम टाइम में आपको बस पेज पर रटना रहेगा, बाकी ज्यादा कुछ देखना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लोग लिखते हैं तब की बात है, अगर नहीं लिखेंगे तो भाई भूलेंगे ही भाई। और जो भूलेगा ठीक है तो फिर क्या करेंगे भाई, अगर भूलोगे तो याद दिला देंगे। क्लियर? लेकिन भाई जब यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों के लिखने के लिए तो लिखिए, ठीक है? तो भूलोगे तो याद दिलाएंगे। क्लियर? ठीक है? लेकिन आपको साथ में चलना है, लिखना भी है, नोट डाउन करना भी है। साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखना है भाई। क्लियर? तो चलिए 1887 में क्या हुआ था भाई? प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में हम लोग जाने थे। कौन दिया था भाई? मैक्सवेल एवं हर्ट्ज के प्रयोग पर उसका श्रेय गया था। 19वीं सदी में क्या हुआ था? तो विसर्जन नलिका में हम लोगों ने प्रयोग किया था। 1895 में क्या हुआ था भाई? रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। 1887 में 1897 में क्या हुआ था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर? तो ये था आज का हमारा परिचय। क्लियर? इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग टॉपिक के अंदर जाते हैं, अब उसकी गहराई में जाते हैं भाई। जितना गहराई में डूबेंगे उतना ही ज़्यादा मजा आता है, जान रहे हो। जितना गहराई में समुद्र में आप डुबकी लगाने गए हो तो जो मजा आएगा भाई, जान रहे हो। जितना गहराई का पता तभी चलता है जब डूबते जाओगे, नहीं डूबोगे तो कहाँ से पता चलेगा भाई। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने का मुख्य श्रेय सन 1887 में विद्युत चुंबकीय किरणों के आधार पर दिया गया था। क्लियर? तो चलिए आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई इसके अंतर्गत। क्लियर? तो चलिए आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का प्रारंभिक ज्ञान। प्रारंभिक ज्ञान ले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। प्रारंभिक ज्ञान आधा ज्ञान ले ले प्राण बोलते हैं, जान रहे हो। इससे जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे तरीके से जानिए, ठीक है? अगर आप फोटोशॉप के बारे में जानना चाहते हैं फोटोशॉप जानिए, टैली के बारे में जानना चाहते हो टैली सीखिए भाई, ठीक है? वर्ड के बारे में जान रहे हैं तो वर्ड सीखिए भाई। एमएस वर्ड जानना चाहते हैं तो एमएस वर्ड जानिए भाई। आप फिजिक्स से जानना चाहते हैं तो फिजिक्स से जानिए, केमिस्ट्री जानना है तो केमिस्ट्री जानिए, और फिर मैथमेटिक्स की दुनिया में आना चाहते हैं तो फिर मैथमेटिक्स। तो इसलिए जब भी किसी टॉपिक की बात चले या किसी कंटेंट की बात चले, क्योंकि ये लाइफ का फर्स्ट चैप्टर रहता है आप लोगों के, जो फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जिस भी तरीके से आप लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है? क्योंकि पहली बार में जो चीज़ आप सीखेंगे वो बहुत ही याद रहता है आप लोगों को, ठीक है? आपका माइंड में रहता है, इसलिए उसको अच्छे तरीके से सीखना चाहिए भाई। यूं ही आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए हमारा जो कंटेंट है वो है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का प्रारंभिक ज्ञान। इसका हम लोगों का इंट्रोडक्शन नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन के बारे में। तो पहला जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। 1897 में कौन ने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी। सर जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सर जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। 1897 में क्या हुआ था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इस तरीके से टर्निंग क्वेश्चन कर करके बार बार रिपीट करके टर्निंग क्वेश्चन करके अपने आप को सवाल कीजिए, सवाल का जवाब आप खुद दीजिए, फिर आपकी मेंटलिटी पावर बढ़ेगी भाई। क्लियर? तो चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक गुणों में देखिए, परमाणुओं प्लस अणुओं प्लस उनके रासायनिक गुणों प्लस उनके विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है भाई, कोई बाहर से नहीं आता है भाई, कोई इंदौर से नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। जो आप लोग टॉपिक से पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है? आप कहीं पर गए हैं, आपके घर से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं भाई उसी कंटेंट से क्वेश्चन आता है। क्लियर?
तो परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक गुण और विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो परमाणुओं अणुओं के रासायनिक गुणों और विद्युत चालन में होती है। विद्युत चालन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परमाणुओं में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अणुओं में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्युत चालन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरीके से टर्निंग क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है लेकिन इसको कितने तरीके से मैं पूछ रहा हूं, देखिए 7, 8, 9, 10 तरीके से हो गए, लेकिन आंसर आपका वही है। इस तरीके से बोर्ड जो क्वेश्चन रहता है उसको घुमाता है। आप भाई इस चीज को अच्छे तरीके से जानिए, आप अपने जो आंसर उस पर अडिग रहिए। तो परमाणु और अणुओं के रासायनिक गुण और विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इलेक्ट्रॉन का मुख्य योगदान रहता है भाई। क्लियर? चलिए तो इस कंटेंट को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बेस हम इस चीज को देखें कि परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक गुण और विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है भाई, जैसे कि विराट कोहली का इंडिया क्रिकेट टीम में महत्वपूर्ण योगदान रहता है भाई, ठीक है। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है उसका परमाणुओं में किसमें? परमाणुओं में। क्लियर? परमाणुओं में प्लस अणुओं में प्लस विद्युत चालन में इसमें क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्युत चालन में इसमें क्या होती है भाई? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? क्या होती है? तो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिकी की आत्मा है। देखिए वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉनिकी की क्या होती है? आत्मा होती है भाई। देखिए इसको उपाधि मिल गई भाई, बहुत उपाधि मिल गई। देखिए इसको इलेक्ट्रॉन को क्या उपाधि मिल गई है? इलेक्ट्रॉनिकी की यह आत्मा है बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी की यह क्या है? आत्मा है भाई। इलेक्ट्रॉनिकी की क्या है? यह आत्मा है। ठीक है। चलिए जैसे सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाता है? क्रिकेट का भगवान बोला जाता है ना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉनिकी की आत्मा के बेस पे किसको बोला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को बोला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक गुणों और विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिकी की क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर, जे थॉमसन द्वारा डिजिटल घड़ियां आदि युक्तियां इलेक्ट्रॉनों के चालन पर आधारित है। ठीक है। जो अभी टेलीविजन आप देख रहे हैं भाई, जो आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जो रेडियो आप सुन पा रहे हैं, जो कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, जो डिजिटल घड़ियां भी आप लोग पहनते हैं, जो डिजिटल एनालॉग जो भी डिजिटल बेस पे आप लोग पढ़ते हैं, वो सब किसकी देन है? इस इलेक्ट्रॉन की देन है। ये जे थॉमसन की देन है। इसलिए इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक की आत्मा है। क्लियर? तो इस बेस पे आप लोगों का टेलीविजन हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेडियो हो गया, कैलकुलेटर हो गया, जे थॉमसन द्वारा डिजिटल घड़ियां आदि युक्तियां इलेक्ट्रॉनों के चालन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनों के किस पर आधारित है? चालन पर आधारित है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनों को आज तक किसी ने नहीं देखा है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनों को आज तक किसी ने देखा नहीं है। जिस तरीके से आत्मा को किसी ने नहीं देखा है भाई, और इलेक्ट्रॉन को ही आत्मा की उपाधि दी गई है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों को आज तक किसी ने नहीं देखा है। क्लियर? आज तक इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा है, बस आभास किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल के बेस पे देखा जाता है। सर्वप्रथम जे थॉमसन ने विसर्जन नालिका में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता लगाया। किसके अस्तित्व का पता लगाया? इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता लगाया कि भाई इसका अस्तित्व है बोल के। किस पर? विसर्जन नलिका में। देखिए ये विसर्जन नलिका बार बार आ रहा है, जो बार बार कंटेंट में आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इतना लिख करके ले लीजिए। क्लियर? तो सर्वप्रथम जे थॉमसन ने, किसने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व का पता कौन ने लगाया? इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व का पता जे थॉमसन लगाया। सर्वप्रथम किसने लगाया? जे थॉमसन ने लगाया। जे थॉमसन ने किसका पता लगाया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता लगाया। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व का पता किसने लगाया? तो जे थॉमसन ने लगाया। जे थॉमसन ने क्या किया? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता लगाया। देखिए इस तरीके से बहुत सारा टर्निंग क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा बार बार। क्लियर? तो माइंड में लेते जाइए। का अस्तित्व का पता लगाया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश देखे, यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के
और द्रव्यमान, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को E/m, इलेक्ट्रॉन और इसके द्रव्यमान मास को E/m का निर्धारण किया। उसका क्या किया? निर्धारण किया। आगे चलकर R.A. मिलिकॉन ने, इसका नाम याद रखिए भाई, R.A. मिलिकॉन है, ठीक है। ये मिल्क शेक नहीं है जो आप पीते हैं भाई, ये मिल्क शेक नहीं है, याद रखिएगा, मिल्क शेक नहीं है, R.A. मिलिकॉन है, R.A. मिलिकॉन है। तो याद रखिए भाई, हमारा जो भी भौतिक शास्त्री आते हैं भाई उनको बहुत आदर सत्कार किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर अगर इंडक्शन रहता तो फिर इनके लिए चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो R.A. मिलिकॉन के लिए देखते हैं, देखिए R.A. मिलिकॉन, R.A. मिलिकॉन, ये मिलिकॉन भाई साहब का स्वागत कीजिए तालियों के माध्यम से भाई। R.A. मिलिकॉन किस बेस पे था? ये 1868 से 1953 के बेस वाला इंसान है ये। 1868 से 1993 इसको ना तो आपने देखा है ना तो मैंने देखा है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारे सर जे थॉमसन हैं उन्होंने विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व का तो पता लगाया था, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात E/m का निर्धारण भी किया था, जिसका निर्धारण को तो पूर्णतः रूप से वो नहीं कर पाए थे, लेकिन आधा अधूरा छोड़ दिए थे भाई। अब किसी चीज को आधा अधूरा छोड़ दिया जाता तो उसको आगे कार्यवाही की जाती है ना भाई, उसके आगे। तो इस आगे की कार्यवाही करने के लिए कौन आ गया भाई? R.A. मिलिकॉन आ गया। अब इसके आगे की कार्यवाही करने के लिए कौन आ गया भाई साहब? R.A. मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश, R.A. मिलिकॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात करने के लिए तेल की बूंद का, जो यहां पर हो जाता है तेल की जो बूंद है भाई, उसका पथ प्रदर्शक प्रयोग किया गया, उसका पथ प्रदर्शक क्या किया गया? प्रयोग किया गया। और उन्होंने पाया कि ये तेल, ये जो यहाँ पर तेल होता है वह बिंदु पर आवेश सदैव, उस पर जो बिंदु का आवेश होता है वह सदैव एक मूल आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। तो यहाँ पर उस मूल आवेश का जो वैल्यूस होता है वो कितना होता है भाई? एक मूल आवेश का जो वैल्यूस होता है भाई, ये एग्जाम में आता है 1 नंबर के बेस पे भाई। एक मूल आवेश का जो वैल्यूस होता है भाई, जो उसका मान होता है भाई, वह होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मात्रा क्या होता है? कूलम भाई साहब, जिसको बार बार भौतिक शास्त्र के रूप में मैं बता दिया हूँ, आप लोगों को याद ही होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का प्रारंभिक ज्ञान, परमाणु और अणुओं के रासायनिक गुणों और विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी बिल्कुल होती है भाई। वास्तव में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिकी की आत्मा होती है। टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर, जे थॉमसन, डिजिटल घड़ी आदि युक्ति के लिए, यद्यपि इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन सर्वप्रथम सर जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व के बारे में पता लगाया और उसने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमानों के लिए कुछ गहन अध्ययन किया, लेकिन उसको आगे चल करके R.A. मिलिकॉन ने अच्छे तरीके से बहुत गंभीर पूर्वक उसको अध्ययन किया और उन्हें तेल की बिंदु के द्वारा पर एक आवेश के रूप में प्राप्त किया, जो कि एक मूल आवेश के रूप में प्राप्त हुआ। और इस मूल आवेश का जो मान होता है भाई, वह होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का प्रारंभिक ज्ञान, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेस पे देख रहे थे, जिसकी खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, आगे की कार्यवाही करते हैं भाई, एक एक करके कार्यवाही करते जा रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई साहब आ गए हैं। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लोगों का न्यूजीलैंड का जो ट्रेंड वोल्ट नहीं है जो घातक गेंदबाजी करता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ट्रेंड वोल्ट नहीं है भाई, याद रखिएगा भाई। जिस तरीके से स्पीड में गेंदबाजी करता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, अपने अपने खास गुण होता है भाई, क्लियर। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं। एक वोल्ट के विभवांतर, एक वोल्ट के विभवांतर, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। एक वोल्ट के विभवांतर में देखिए, एक वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा मींस एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कितना वोल्ट कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जानेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं भाई, क्योंकि डिजिटल दुनिया है भाई, डिजिटल दुनिया में चलचित्र होना बहुत ही जरूरी होता है भाई, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे भाई, क्लियर। तो चलिए याद दिलाना तो हमारा काम ही है, याद दिलाएंगे भाई,
चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, तो चलिए जानते हैं भाई। ट्रेंड वोल्टा को नहीं जानेंगे भाई, हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्टा को जानेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में क्या होती है भाई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई। तो ये है देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, जिसका वैल्यूज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे आप इसका वैल्यूज को यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ से यहाँ पर इसको कवर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए तो चलिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में क्या होता है, किसके बेस पे होता है, कहाँ से आता है, कब आता है, क्यों आता है, किसके लिए आता है, कौन लाता है, कहाँ से आता है भाई, ये क्या है भाई, इस चीज़ को जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है भाई। क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त करनी है, तो आधा ज्ञान नहीं प्राप्त करना है भाई। आधा ज्ञान ले ले प्राण बोलता है, अभिमन्यु नहीं बनना है, हमको अर्जुन बनना है भाई, ठीक है। तभी तो महाभारत का युद्ध लड़ना है भाई। तो जिंदगी के साथ जो आ रही है परेशानी उसको लड़ना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके, क्लियर। तो चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो वैल्यूज को आप लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से यहाँ पर लगाया, देखिए कैपेसिटर रखा है, जहाँ पर W = F × D के बेस पे, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे, यहाँ पर VA के बेस पे, UA के बेस पे, यहाँ पर F = QE के माध्यम से, यह आपका फार्मूला बेस पे। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर कुछ वोल्ट है, 0 वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे है। अब प्रोटॉन के बेस पे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू C², प्रकाश की तीव्रता है यूनिट के बेस पे भाई। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से यहाँ पर जान सकते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे है। तो अगर आप लोगों को कोई पूछता है भाई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ट्रेन वोल्ट नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। तो एक वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है भाई, क्लियर। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित। आगे का कंटेंट को देखते हैं। कार्य फलन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, वर्क फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन मिशन देखते हैं। वर्क फंक्शन, आपके में वर्क कल्चर क्या क्या होती है, वर्क फलन क्या होता है, कार्य फलन किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्य फलन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं भाई। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं भाई। धातु सतह से भाई, किस सतह से, धातु सतह से भाई, क्लियर। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। जब भी धातु सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोला जाता है, क्लियर। तो इस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोला जाता है भाई। क्या चीज बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोला जाता है। तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को, धातु सतह से ना, किस सतह से, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की, इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है, क्लियर। तो ये आप लोगों का धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। तो जब भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को, किस न्यूनतम ऊर्जा को, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है भाई, कार्यफलन कहलाता है। अब दूसरा कंटेंट हम लोग देखते हैं भाई, कार्यफलन के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, कार्यफलन के बेस पे देखते हैं। वर्क फंक्शन के बेस पे इस चीज को देखते हैं भाई। कार्यफलन के बेस पे ये चीज क्या होता है, तो उस चीज को देखते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को, मतलब ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए भाई, बहुत ही कम न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन के बेस पे हम इस चीज को यहाँ से लिख सकते हैं भाई। उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, ठीक है, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है। उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए
आवश्यक है, कार्य फलन कहलाता है। क्या फलन कहलाता है? कार्य फलन कहलाता है। कार्य फलन कहलाता है, ये आप लोगों का कार्य फलन कहलाता है। देखिए, तो यहाँ पर दो कंटेंट हम लोग देखें। क्या कंटेंट देखें कि उस न्यूनतम ऊर्जा को, किस न्यूनतम ऊर्जा को? उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। क्या कहलाता है? कार्य फलन कहलाता है। तो थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोगों ने क्या देखा? कार्य फलन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देखा। कार्य फलन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, इस चीज को देखें कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, कार्य फलन कहते हैं। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य फलन कहते हैं भाई। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला तपायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाशयनिक उत्सर्जन, तीसरा क्षेत्रक उत्सर्जन, चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं भाई। तो चलिए चारों भाई को जानते हैं भाई। पहला राम के बेस पे कौन है, लक्ष्मण के बेस पे कौन है, भरत के बेस पे कौन है, शत्रुघ्न के बेस पे कौन है, कौन कितना खतरनाक है भाई, इस चीज को देखते हैं। क्लियर? तो पहला है तपायनिक उत्सर्जन। पहला क्या है? तपायनिक उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन, तपायनिक उत्सर्जन, तपायनिक उत्सर्जन। पहला क्या होता है? तपायनिक उत्सर्जन। दूसरा क्या होता है? प्रकाशयनिक उत्सर्जन। दूसरा होता है प्रकाशयनिक उत्सर्जन। प्रकाशयनिक उत्सर्जन। दूसरा होता है प्रकाशयनिक उत्सर्जन। दूसरा होता है प्रकाशयनिक उत्सर्जन। तीसरा होता है क्षेत्रक उत्सर्जन। तीसरा होता है हमारा क्षेत्रक उत्सर्जन। चलिए तीसरा होता है क्षेत्रक उत्सर्जन। क्लियर? और चौथा देखते हैं भाई। चौथा होता है द्वितीयक उत्सर्जन। और चौथा होता है भाई द्वितीयक उत्सर्जन। चौथा होता है द्वितीयक उत्सर्जन। और जो चौथा चीज होता है वो क्या होता है? द्वितीयक उत्सर्जन होता है। चौथा क्या होता है भाई? द्वितीयक उत्सर्जन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तपायनिक उत्सर्जन, दूसरा है प्रकाशयनिक उत्सर्जन, तीसरा है क्षेत्रक उत्सर्जन और चौथा है द्वितीयक उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तपायनिक उत्सर्जन, प्रकाशयनिक उत्सर्जन, क्षेत्रक उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कंटेंट में तपायनिक उत्सर्जन, दूसरा कंटेंट में प्रकाशयनिक उत्सर्जन, तीसरा कंटेंट में क्षेत्रक उत्सर्जन और चौथा में द्वितीयक उत्सर्जन होता है। तो ये 4 प्रकार हैं। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चारों प्रकार के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं भाई। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके चारों प्रकार के बारे में कि वास्तव में तपायनिक उत्सर्जन क्या होती है, प्रकाशयनिक क्या होती है और आप लोगों के बेस में द्वितीयक उत्सर्जन क्या होती है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटेंट को क्लियर करते हैं। आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। तो आज के क्लास को यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।